morning all students, 10th science class, चैप्टर नंबर 3, जिसका अगला टॉपिक है आपके कोरोशन ऑफ मेटल। कोरोशन ऑफ मेटल, कोरोशन को अपन क्या है कि हिंदी में कहते हैं संसारण। ये ठीक है ना, इसको समझिए, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है सभी वर्ष। इस वर्ष भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो कोरोशन ऑफ मेटल में क्या है ये कि कोई भी मेटल जो है, इस मेटल के साथ में एयर मॉइस्चर की रिएक्शन होकर के, ठीक है ना, इसका क्या होना, एक तरीके से इसकी सरफेस का मेटल ऑक्साइड, इसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ठीक है ना। जो एयर मॉइस्चर है, ठीक है ना, उस एयर मॉइस्चर के से इसकी क्या है कि इसकी जो सरफेस है वो रिएक्ट करके एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं अपन कोरोशन ऑफ मेटल, ठीक है ना। धीरे धीरे वो लेयर क्या है कि मतलब क्या है कि टूटने लगती हैं, और वो मेटल क्या है कि एक तरीके से डिस्ट्रॉयड होने लग जाती है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द ईटिंग अप का मतलब होता है कि एक तरीके से नष्ट होना, है ना। इसको मतलब क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म होना, ठीक है ना। बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑन दियर सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोशन, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब अपन आगे बात करते हैं कि अलग अलग मेटल्स के लिए आपके वैसे क्या है कि ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पर क्या है कि एक तो आयरन के लिए है, कॉपर के लिए है, सिल्वर के लिए है आपके यहाँ पर। तो सिलेबस में इनके लिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या है कि जो आयरन है उसके लिए बात करते हैं, ठीक है ना। तो कोरोशन ऑफ आयरन, ठीक है ना। जो आयरन के लिए एक वर्ड और भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। कोरोशन ऑफ आयरन को रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। मगर ये बात ध्यान रखने का आप कि रस्टिंग वर्ड केवल आयरन के लिए ही यूज किया गया है, औरों के लिए नहीं किया गया है, ठीक है ना। कोरोशन एक मतलब क्या है कि कोरोशन एक बड़ा वर्ड है, ठीक है ना। ये सभी मेटल्स के लिए यूज किया गया है, मगर फॉर द ओनली आयरन इसके लिए यूज किया गया है ओनली रस्टिंग, ठीक है ना। मतलब इसके कोरोशन को रस्टिंग करते हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। क्योंकि आयरन एक मतलब क्या है कि कॉमन और मतलब क्या है कि ऐसी मेटल है जिसको अपन क्या है कि 99% यूज करते हैं, मतलब एक तरीके कॉमन मेटल है ये, ठीक है ना, इस वजह से। तो अब इसकी रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जो आयरन का जो रस्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन Fe3O4 भी लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन है, आयरन जो होती है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वैलेंस रिप्रेजेंट करता है, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। यहाँ पर दूसरी बात, ऑक्सीजन कितनी भी क्वांटिटी में इसके ऊपर ऐड हो सकती है, मगर यहाँ पर आयरन जो है वो Fe3 मतलब क्या है प्लस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मतलब कि अनस्टॉप्ड रिएक्शन है, कंटिन्यू रिएक्शन है ये, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती जाएगी आयरन के मॉलिक्यूल, आयरन के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में, ठीक है ना। ये कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये Fe3O4 आप जनरली इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ओके। इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। अब आगे अपन बात करते हैं, आयरन जो है इसकी जो रस्टिंग होती है, इसकी एक मतलब क्या है कि कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि आयरन कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना।
और ऑक्साइड में कन्वर्ट ऑक्सीजन। मैं क्या कह रहा हूँ कि आयरन कभी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। आयरन वाटर के साथ में कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, दोनों के साथ में, ठीक है ना। अब भी मैंने आपको क्या है कि कल जो पहला वीडियो था उसमें आपको मैंने बताया था कि मतलब क्या है कि जो वाटर के साथ में रिएक्शन की बात की थी अपन मेटल की, तो वहाँ पर आपसे ये बात की थी कि आयरन और कुछ एक दो मेटल्स और भी हैं, ठीक है ना, जो क्या है कि मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये वाटर की स्टीम के साथ में रिएक्ट करती है, ठीक है, और ऑक्साइड बनाती है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये एक तरीके से इस मॉइस्चर फॉर्म में जब होगी, ठीक है ना, तभी ही केवल आयरन के साथ में रिएक्ट होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आयरन कभी भी डायरेक्टली मतलब क्या है कि अकेले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। आयरन कभी भी डायरेक्टली अकेले ओनली इसके साथ में H2O के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। तो कब करेगी ये, जब किस फॉर्म में होंगे, मॉइस्चर फॉर्म में होंगे, इस तरीके से H2O प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, यानी कि स्टीम फॉर्म में होंगे। जब स्टीम होगी तब दोनों का मॉइस्चर बनेगा, तो यानी कि एक तरीके से आर्द्रता के फॉर्म में होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं मतलब कि मॉइस्चर को क्या कहते हैं, आर्द्रता, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन और क्या है कि वाटर दोनों एक तरीके से मिक्स फॉर्म में होगी। तो उस फॉर्म से ही क्या होगी, क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Fe3O4 इनमें क्या है कि कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि रस्ट बनेगा। तो ये इसकी एक तरीके से कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि इसका क्या है कि ऑक्सीजन का, वाटर का किस फॉर्म में होना चाहिए, मॉइस्चर फॉर्म में होनी चाहिए। एयर किस फॉर्म में होनी चाहिए, मॉइस्चर फॉर्म में, तभी जाकर के आयरन का रस्ट होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन नीड्स ऑफ एयर एंड वाटर इज मेन, बोथ कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ एयर पहली, तो दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि दोनों ही होनी चाहिए एक मॉइस्चर फॉर्म में, है ना। डैम्प एयर मतलब वही मॉइस्चर फॉर्म है, ठीक है ना। along supply both things are air and water which required for the rusting of iron, यानी कि जो डैम्प एयर होती है ना वही इसके लिए रिक्वायर्ड होती है एक तरीके से, है ना। केमिकल इक्वेशन जो होती है इसकी वो वही जो आपने क्या है कि फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसको XH2O करो तो XH2O कर दो, नहीं तो बाकी क्या है कि H2O भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑक्सीजन के साथ में इसको आप रो पे रख दीजिए, और इधर से ये Fe3O4 ये बन जाएगा, ठीक है, और इधर से H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका रस्ट का फॉर्मूला है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए डैम्प एयर रिएक्शन होगी, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहेंगे, मॉइस्चर फॉर्म भी कहेंगे एयर की उसमें। तो ये तो आयरन की बात हो गई। दूसरा है आपके पास में कोरोशन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर भी डैम्प एयर के साथ में ही रिएक्शन करेगा, मगर यहाँ पर जो डैम्प एयर होगी ना वो कौन सी वाली होनी चाहिए, वो होनी चाहिए H2O प्लस CO2 वाली, ऑक्सीजन वाली नहीं, CO2 वाली होनी चाहिए। यानी कि ये एक तरीके से पोल्यूटेंट गैस है, इस बात को आप जानते हैं। तो यानी कि जब पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन हो करके जो कॉपर का एक तरीके से जो कोरोशन है वो कब होगा, जब पोल्यूशन होगा ज़्यादा, और वहाँ पर क्या है कि मतलब क्या है कि एक तरीके से रेन हो रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या है कि मतलब वहाँ पर इसका कॉपर का कोरोशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, डैम्प CO2 कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डैम्प CO2। तो डैम्प CO2 की ही प्रेजेंसी में केवल क्या होगा, या मॉइस्चर ऑफ CO2 कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन में केवल इसका क्या होगा, कोरोशन होगा, और क्या बनेगा, CO3 बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना।
ये किस कलर का होता है, इसका कलर ध्यान रखिएगा, इसका कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है। और उसका रस्ट ऑफ आयरन का क्या होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है ना, ग्रेनिश कलर, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये इसका हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि मतलब क्या है कि CO2 डैम्प फॉर्म में मतलब या मॉइस्चर फॉर्म में कॉपर के साथ में जब रिएक्ट करती है तो कॉपर का क्या है कि कोरोसन होता है, उसकी ऊपर की लेयर क्या है कि एक तरीके से ग्रीन होने लग जाती है। और किसके कारण, कार्बोनेट बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण, और वो धीरे धीरे मतलब कि डिस्ट्रॉयड होने लगती है। इसको कहते हैं अपन कोरोसन ऑफ कॉपर। तीसरा आपके सिलेबस में दिया है आपके लिए सिल्वर का, ठीक है ना, सिल्वर का, कोरोसन ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है, सिल्वर भी इजीली वैसे क्या है कि इसके ऊपर जो नेचर है उसमें क्या है कि सिल्वर का कोई कोरोसन नहीं होता है वैसे जनरली, मगर होगा कब, ये तब होगा जब क्या है कि मतलब इस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। वैसे जनरली इन मेटल्स का क्या है कोरोसन बहुत कम होता है ना। ये कब होगा, जब क्या है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप क्या है कि सिल्वर का भी आपको भी देखते पता लग जाएगा कि कब हो रहा है, ठीक है। SO2 के साथ में रिएक्शन होगी। अब SO2 कब आएगी, जब यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसके साथ में रिएक्शन करेगी। सल्फाइड जो क्या है कि जो सब्सटेंस है उनके साथ में क्या है कि मतलब रिएक्शन करेगी, ये है इसके साथ में। और इधर से क्या है कि मतलब H2S, ये भी, ठीक है ना, दोनों गैस हैं, ये भी सल्फाइड वाली गैस है, ये भी सल्फर वाली गैस है, ठीक है ना, दोनों गैसें हैं, ओके। और दोनों कब आएगी, जब ये दोनों तभी आएगी जब क्या है कि मतलब पोल्यूशन बढ़ेगा, ये भी तभी आएगी जब पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि नेचर है ना, जिसमें अपन क्या कहें कि एक तरीके से नेचर की जो सिचुएशन क्लीन सिचुएशन है, पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर क्या है कि मतलब इनका ये कोरोसन होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, होती नहीं है मतलब एक तरीके से। तो यानी कि जब सल्फाइड कंपाउंडों के साथ में इसकी रिएक्शन होगी तभी इसका कोरोसन होगा, ठीक है ना। और क्या बनेगा, Ag2S और प्लस O2 निकल जाएगी, सल्फर इसके साथ में जुड़ जाएगा, सल्फर इसके साथ में ऐड हो जाएगा और Ag2S प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल, ठीक है। तो ये बना है, ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड। क्या बना ये, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना। जो किस कलर का होगा, ये होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये तीन जो है आपके पास में, ये आपके सिलेबस में तीनों का, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का, ठीक है ना। तो सिल्वर जो है वो क्या है कि मतलब जो सल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ में रिएक्ट करके, जो पोल्यूटेंट है एक तरीके से, उनके साथ में रिएक्ट करके सल्फाइड बना लेती है, सिल्वर मतलब कि सिल्वर सल्फाइड बना लेगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर भी वही पोल्यूटेंट गैस के साथ में रिएक्ट करता है, मगर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, उनके साथ में डैम्प फॉर्म में, ठीक है, मॉइस्चर फॉर्म में रिएक्ट करेगा और कार्बोनेट बनेगा। वो भी डैम्प फॉर्म में ही आयरन भी करेगा, मगर कि वहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 21% क्वांटिटी होती है, जबकि इसकी 0.03% है, ठीक है। इस वजह से इनकी संभावना बहुत कम होती है। इनकी संभावना तभी बढ़ेगी जब पोल्यूशन नेचर में ज़्यादा होगा। आगे प्रिवेंशन देखते हैं। इसके लिए जो कोरोसन है उनको रोकने के जो क्या है कि तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन, तो किस तरीके से अपन इनको क्या है कि रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए 2-3 अपने ये मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं। एक तो क्या करें, ऑयलिंग कर दें। अब क्या करें, ऑयलिंग, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे आयरन है तो आयरन की सरफेस के ऊपर क्या है कि मतलब ऑयल्स एक तरीके से
कर दे, उसके ऊपर ऑयलिंग कर दे। इससे क्या होगा कि जो उसके ऊपर वाटर गिरेगा वो वाटर क्या है कि तुरंत बेक करके वहाँ से क्या है कि निकल जाएगा, उसके ऊपर ठहरेगा नहीं, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा ग्रीसिंग, वही ठीक है ना, इसी की तरह ही है, ग्रीसिंग कर दो। ठीक है। तीसरा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अपन जनरली वैसे करते हैं। और इधर से क्या है कि जो ये गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन ये है, इसके बारे में भी बात करते हैं अपन। पहले मैं इनके लिख देता हूँ ना। और इधर से एक ये क्या है कि मेकिंग एलॉयज बना करके, ठीक है। और एक ये एनोडाइजिंग, ठीक है ना। ये अपन इनको इन तरीकों को करके एक तरीके से इनका कोरोशन का क्या कर सकते हैं अपन, प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अपन इनके बारे में तो आप जानते हो, इनमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इनकी तो एक एक लाइन की बात है केवल। ठीक है ना। ऑयलिंग करना, ठीक है ना, और सरफेस पर मतलब ऑयल लगा देना और ग्रीसिंग करना। ठीक है ना। उसमें तो कोई ये नहीं। अब ये जो तीन बाकी बचे हैं इनके बारे में बात करते हैं। एक तो क्या है, पेंटिंग भी करते हैं, वो भी जनरल चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन की। और एक क्रोम प्लेटिंग भी है, सॉरी फोर्थ एक और भी है इनके अलावा, 6 क्रोम प्लेटिंग ये है। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रोम प्लेटिंग की। तो क्रोम प्लेटिंग ये सिंपल है, इस वजह से पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्रोम प्लेटिंग की क्या करेंगे, जैसे ये आयरन है, इस आयरन के ऊपर अपन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक करके एक तरीके से, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कैसे करेंगे अपन, वही एक सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेकर के एक तरफ क्रोमियम लेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रोड लेंगे और दूसरी तरफ अपन आयरन की रखेंगे। इससे क्या होगा कि मतलब ये एक तरीके से जो क्रोमियम है ये इसके ऊपर आकर के प्लेटफॉर्म में चिपक जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपके क्या है कि साइकिल के हैंडल होते हैं जो अंदर से कैसे होते हैं, अंदर से आयरन के होते हैं। ठीक है ना। मगर उनके ऊपर की तरफ चमकीली एक परत छटी हुई रहती है ना, उसको वो क्रोमियम की प्लेट होती है। तो यानी कि वो एक तरीके से इसको अंदर जो क्या है कि मतलब आयरन है उसको रस्ट होने से बचाती है। ठीक है ना। तो उनके ऊपर एक क्रोमियम प्लेट चढ़ाना और वही इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से चढ़ाएंगे तो ये क्रोमियम प्लेटिंग करना होता है। ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, केवल आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है ना भाई, कि क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा भी अपन क्या करते हैं, एक तरीके से प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है ना। ओके, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि क्रोमियम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से क्या है कि मतलब जो आयरन की जो क्या है कि मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर क्या करना, क्रोमियम की प्लेट्स को एक तरीके से क्रोमियम प्लेट से कवर्ड करना। ठीक है ना। उसको क्या करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ये क्या है कि मतलब हैंडल ऑफ बाइसाइकिल साइकिल हैं, बाइक हैं। ठीक है ना। उनके जो भी पार्ट्स हैं, हैंडल हैं, ठीक है ना, स्टीयरिंग है, उनके ऊपर। इधर से अपन बात करते हैं कि गैल्वेनाइजेशन की। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है कि उसी तरीके से जैसे क्रोमियम है ना, क्रोमियम की प्लेट चढ़ाए, उसी तरीके से अपन आयरन के ऊपर क्या करेंगे, जिंक की प्लेट चढ़ाएंगे। किसकी, जिंक की। ठीक है ना। तो जिंक की प्लेट चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। इट इज मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फॉर द रस्टिंग बाय द कोटिंग देन द विद इन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की लेयर चढ़ाएंगे। ठीक है ना। क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेट चढ़ाना, और गैल्वेनाइजेशन जिंक की प्लेट चढ़ाना। ठीक है ना। उसी की तरह से। ठीक है। तो उसको कहते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन। तो ये दोनों तो आपके पास में हो गए। गैल्वेनाइजेशन का मतलब जिंक की प्लेट चढ़ाना, और क्रोम प्लेटिंग यानी कि क्रोमियम की प्लेट चढ़ाना, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है ना, रस्टिंग को रोकने के लिए। अब आगे देखते हैं अपन, ये क्या है कि आपके
अगला और ये बचा हुआ है मेकिंग एलॉयज। एलॉयज का सबसे लास्ट में रखेंगे। इससे पहले आप क्या है कि इसको एनोडाइजिंग को देख लीजिए। एनोडाइजिंग क्या होता है कि जो आयरन मेटल्स होता है उसके ऑब्जेक्ट्स विद मोर रिएक्टिव मेटल्स टू आयरन सच लाइक इधर से एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अटैच्ड कर दिया जाता है, जिसको एनोडाइजिंग कहते हैं। इसको एनोडाइजिंग को समझ लीजिए आप, एलॉयज को सबसे लास्ट में लेंगे। एनोडाइजिंग क्या करते हैं, जैसे अब ये बहुत बड़ा ये पुल है, ठीक है, अब इसमें आयरन के बहुत सारे क्या है कि मतलब अपन ने क्या है कि यूज किया है, आयरन के पोल्स भी हैं इसमें, क्या है कि बीच बीच में अपन ने क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी एक तरीके से वो रोड्स भी रखी हैं, ठीक है ना। अब उनके ऊपर जल्दी से मतलब उनके ऊपर जंग ना आए अंदर की तरफ, ठीक है ना। अगर जंग आएगा, रस्टिंग होगी तो वो पुल गिर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, नीचे जो पुल, ये पुल है ना, अब इसमें मान लीजिए कि ये इस तरीके से आयरन ही यूज कर रखा है, ठीक है। अब ये आयरन यूज कर रखा है तो इस आयरन को अपन क्या करेंगे, एक तरीके से एनोडाइजिंग कराएंगे। इसका एनोडाइजिंग के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं उस पुल के नीचे, ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, एक जगह पर एल्यूमिनियम स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इस एल्यूमिनियम से कनेक्शन कराएंगे किसका, इस आयरन का, एक तरीके से, ठीक है ना। इसी कनेक्शन को क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि ये पहले ये जो क्या है कि आयरन होता है ना, इस आयरन की रस्टिंग नहीं होती है, पहले इसकी रस्टिंग होती है। इसकी रस्टिंग होगी फिर उसके बाद ही उसकी रस्टिंग होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनों का ही तो खेल है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है ना। तो जब केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स ही रिएक्शन करने के लिए आयरन, भाई कि आपने देखा Fe2O3 Fe3O4 ये फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला कब बनाए, ये फॉर्मूला तभी तो बनाए जब आयरन ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी इनके बीच में, और तभी ये फॉर्मूला बनेगा, यानी कि रस्ट तभी तो होगी। अब इसके अगर इलेक्ट्रॉनों को ही अगर अट्रैक्ट कर लिया जाए, ठीक है ना, तो उधर ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे नहीं तो यानी कि एक तरीके से वह ये ऐसा कंपाउंड बना ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्टिविटी को रोकने के लिए अदर साइड पर अपन क्या करते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उसके साथ में अपन क्या करते हैं, उसको अटैच्ड कराते हैं। एल्यूमिनियम आयरन की कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से जब भी मतलब इस पुलिया के अंदर जो आयरन है उसके ऊपर रस्ट लगेगी ना, उससे पहले आयरन खत्म हो, ये आयरन नहीं होगा, पहले एल्यूमिनियम के ऊपर लगेगी। एल्यूमिनियम डिस्ट्रॉयड होगा तभी जाकर के वो उसका नंबर आएगा फिर, ठीक है ना। इसको टाइम टू टाइम पलटते रहते हैं, मतलब ये चेंज करते रहते हैं। जब ये खत्म हो जाता है फिर वो दूसरा डाल देते हैं, फिर वो खत्म होता है फिर दूसरा डाल देते हैं। इससे क्या है कि वो बचा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि किसी भी मोर रिएक्टिव मेटल्स को मतलब इनके द्वारा अटैच्ड करा करके स्टोर्ड करना, ठीक है ना, उस कोरोजन को केमिकल रिएक्शंस को एक तरीके से स्टॉप कराने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को और भी ज़्यादा कम करने के लिए, ठीक है ना, ये कहलाता है एनोडाइजिंग, ठीक है। ओके, ये एनोडाइजिंग हो गया। अब अपने पास में बचता है एलॉयज, मेकिंग एलॉयज, और ये सबसे लास्ट वाला आपके टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। एलॉयज क्या होती है, सिंपल और सबसे सिंपल टॉपिक है एलॉयज, ठीक है ना। एलॉयज क्या होती है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक मेटल्स को, है ना, मिला करके एक नई मेटल बनाएंगे, ठीक है ना। मिक्सर है एक तरीके से, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, एलॉयज कहेंगे, ठीक है ना। दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला करके एक ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है कि मतलब अपन क्या है कि मेटल्स बनाएंगे, तो उस मेटल्स को अपन क्या कहेंगे, एलॉयज करते हैं। ऐसी बहुत सारे मेटल्स हैं जी। अब ये एलॉयज का क्या है कि क्या मतलब क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी होती है वो अपन आगे देखेंगे, मगर दो और दो से अधिक मेटल्स को मिला करके अपन जो एलॉयज जो क्या है कि मिक्सर बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, अपन एलॉयज कहेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, एक तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ एलॉयज के एग्जाम्पल हैं आपके पास में,
सबसे पहले हैं ब्रास। ठीक है, ब्रास को जो बनाया जाता है उसमें क्या है कि कॉपर प्लस जिंक दोनों मेटल्स को मिलाया जाता है और मिला करके ब्रास बनाई जाती है। ठीक है ना, ओके, ये ब्रास हो गए। दूसरा इसी तरीके से एग्जांपल ब्रॉन्ज, कांसा जिसको अपन कहते हैं, इसको ब्रॉन्ज। ठीक है, ये कांसे की थाली भी होती है, थोड़ा सा क्या है कि मतलब यूँ ऐसा ज़्यादा ग्रीन नहीं होता है मगर ग्रीन सा दिखता है एक तरीके से। ठीक है ना, ब्रॉन्ज। इसको अपन बनाते हैं टीन के साथ में, टीन लेंगे Sn और साथ में कॉपर लेंगे। ठीक है ना, देखो इनको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते ही है। ठीक है ना, ब्रास किन किन से बनती है, कॉपर और जिंक से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिंक की जगह पर Sn लेंगे। ठीक है ना, और कॉपर रखेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला करके बनाते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है ना, बनाते कैसे हैं इनको, इन दोनों ही मेटल्स को पिघलाएंगे, गर्म करेंगे, है ना, और एक तरीके से फिक्स क्वांटिटी में मिलाएंगे। जैसे अभी क्या है कि इसको बनाने के लिए 80% टीन मिलाते हैं और क्या है कि 20% कॉपर मिलाते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से इसको क्या है कि ब्रास को बनाने के लिए, ठीक है ना, 80% कॉपर लिया जाता है और जबकि क्या है कि 20% जिंक लिया जाता है। ठीक है, तो एक मतलब फिक्स रेशो में इनको क्या है कि मतलब मिला दिया जाता है। ठीक है ना, ओके। तो जैसे अभी पहले कॉपर को पिघलाया, जिंक को पिघलाया। अब कॉपर मान लीजिए कि आपने 8 kg क्या है कि आपने क्या ले ली, कॉपर ले ली, तो 2 kg ये ले लो। ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब एक रेशो मिला देंगे जिससे क्या हो जाएगा, वो न्यू एक मेटल बनेगी, उसको क्या कहेंगे अपन, एलॉयज कहेंगे, जो दोनों का मिक्स फॉर्म होगा। ठीक है ना, इधर से अपन तीसरा लेते हैं सोल्डर। सोल्डर है, इसको बनाते हैं अपन Pb से और प्लस Sn से। ठीक है ना, लेड और टीन दोनों को मिला करके और बनता है ये सोल्डर। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल और भी देखिए आप, ये 4 ही एग्जाम्पल है, आप 4-5 एग्जाम्पल है, जो चारों बातों को देख लीजिए। ठीक है ना, चौथे वाले को बाद में देखते हैं, पर ये क्या है कि थोड़ा इन तीनों को देख लिया आपने। और यहाँ पर फोर्थ है अमलगम। अमलगम ये अमलगम क्या होते हैं कि कोई भी मेटल हो, उस मेटल को मरकरी के साथ में मिला करके अगर एलॉयज बनाया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे एलॉयज को करते हैं अमलगम। क्या करते हैं, अमलगम। मरकरी के साथ में बनाए, किसके साथ में बनाए, मरकरी के साथ में, कोई भी मेटल हो। ठीक है ना, और नाम क्या देंगे उस अमलगम को, जैसे आपने आयरन ली यहाँ पर और ये Hg ली, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अमलगम ऑफ आयरन। क्या कहेंगे अपन, अमलगम ऑफ आयरन, ऐसे कहेंगे। तो ये अमलगम ऑफ आयरन क्या है, एक एलॉयज है जो आयरन को Hg के साथ में मिला करके अपन ने बनाया है। ठीक है ना, तो अमलगम क्या होते हैं कि मरकरी के साथ में किसी भी मेटल को मिला करके अगर जो एलॉयज बनाए जाते हैं ना, उन सभी को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखना, अमलगम बनाने में, अमलगम एलॉयज बनाने में इसकी भी क्वांटिटी 50% होती है और अदर मेटल्स की भी क्वांटिटी 50% होती है, यानी कि 50% में मिलाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओके, ये अमलगम हुआ। अब एलॉयज ऑफ गोल्ड, एक ये भी आपके एलॉयज ऑफ गोल्ड। जो गोल्ड होता है ना, इसका गोल्ड का भी एलॉयज बनाया जाता है और बनाया ही जाना पड़ता है इसका। ठीक है ना, इसको क्या है कि अपन प्योर कंडीशन में गोल्ड को कभी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, रख तो सकते हैं मगर यूज नहीं कर सकते। यूज करने का मतलब ये है कि गोल्ड को अपन यूज करते हैं कहीं में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ठीक है ना, ज्वेलरीज बनाने में, इनमें यूज करते हैं।
अब ज्वेलरीज बनानी है, आप ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, तो आप 100% प्योर गोल्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लैक घरों में क्या है कि संदूक में पे करके रखने में तो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, मगर इसको जिस पर्पज से यूज करना है, जिसके लिए है ना, उसके लिए आप इसको मतलब कि यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपको गोल्ड दिया हुआ है ना, 100% जो प्योर गोल्ड होता है ना, उसको अपन करते हैं 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। और जो अपन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये तो 100% प्योर है, 24 कैरेट गोल्ड तो, ठीक है। इसको और जो अपन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वह लगभग क्या है कि मतलब 22 कैरेट गोल्ड होता है वो, ठीक है ना, 22 कैरेट गोल्ड, ओके। हाँ, 22 से भी नीचे भी कुछ मतलब 21 भी हो सकता है, 21 कैरेट भी हो सकता है, ठीक है। इधर से 20 कैरेट भी हो सकता है, 23.5 कैरेट भी हो सकता है, मगर जनरली लगभग जो क्या है कि अपन ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वह अधिकतर ऑलमोस्ट क्या है कि 22 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है ना। ये है, तो इस तरीके से मतलब अब इसमें क्या मिलाएंगे, तो इसमें 22 कैरेट गोल्ड को बनाने के लिए इसमें मिलाते हैं अपन अदर मेटल्स को। तो अदर मेटल्स जो मिलाई जाती है इसके अंदर वो क्या है कि एक तो कॉपर, ठीक है ना, इनको मिला करके अपन क्या है कि एक तरीके से इसको 22 कैरेट्स बना देते हैं, मतलब कि उसमें क्वांटिटी एक तरीके से उसको इम्प्योरिटीज मिला देते हैं कॉपर के फॉर्म में, ठीक है ना, ताकि वो क्या हो एक तरीके से ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज हो सके, ठीक है ना। तो गोल्ड के अंदर कॉपर, सिल्वर इनको मिक्स करके 22 कैरेट गोल्ड बनाया जाता है, जिससे अपन ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं। तो उसको अपन क्या करते हैं, एलॉयज ऑफ गोल्ड करते हैं। यानी कि ये 22 कैरेट वाला जो गोल्ड है ये एलॉयज ऑफ गोल्ड है, और जबकि ये प्योर गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है ना, मगर उसका यूज नहीं है, केवल उसको आप रख सकते हैं ओनली, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आपके पास में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉयज, मतलब एलॉयज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि एलॉयज इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि प्योर मेटल से भी ज्यादा, ठीक है ना, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एलॉयज हैव व्हाट प्रॉपर्टीज, इट्स रीजन द इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं ये एलॉयज जिनके कारण इनकी इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में मतलब कि होती है, ठीक है ना, प्योर मेटल के कंपेयर में भी एक तरीके से। तो क्यों होती है कि द एलॉयज आर, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझना आप। द एलॉयज आर important mixture of metals which formed by the two or more metals addition in the fixed ratio, मतलब ये तो डेफिनेशन है एक तरीके से, मतलब कि किन्हीं भी दो और दो से अधिक मेटल्स को एक फिक्स रेशो में मिला करके जो मिक्सर बनाया जाता है उसको अपन क्या करते हैं, एलॉयज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मिक्सर होता है, ठीक है ना। दूसरा, ये तो इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी इसका एक तरीके से डेफिनेशन है, इसको अपन प्रॉपर्टी इसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी है उसको देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेडलिंग पॉइंट आर हाई। इसके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेडलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो जो जनरल मेटल्स होती है उनसे ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसको क्या है कि अपन एलॉयज को यूज करते हैं। अभी पीतल के अपन क्या है कि बर्तन यूज करते हैं ज़्यादातर, वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनका मतलब क्या है कि उनके मेडलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अपन क्या है कि उनको खाना बनाने के लिए इनके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, इस वजह से। ऑल द एलॉयज इज एन अनकोरोसिव मेटल, अनकोरोसिव मेटल होती है। अगर आप आयरन का कोई बर्तन यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो
कंप्लीट बात है कि थोड़ा बहुत आपके आयरन का रस्ट आपकी बॉडी में जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जी बनाएंगे उस टाइम पर भी तो वाटर तो थोड़ा बहुत गर्म होकर के वेपर फॉर्म में वहाँ पर रिएक्शन तो होगी, तो रिएक्शन होकर के वो रस्ट आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है ना। मगर जो क्या है कि एलॉयज होते हैं उनके जो बर्तन अपन क्या है कि अभी जो यूज कर रहे हैं ना वो किसके कारण कर रहे हैं? क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोरोजन नहीं होता है, नहीं होता है। इस वजह से क्या है कि मतलब एक तरीके से अपने को फूड अच्छा प्रिपेयर होता है उसमें, और उसमें किसी प्रकार के अपने बॉडी के अंदर अदर जो मटेरियल्स है वो नहीं जाते हैं, ठीक है ना। ओके, एलॉयज इज यूजफुल एंड स्टेबल कंपाउंड। यूजफुल भी है, स्टेबल भी है। ऐसा नहीं है कि भाई कि ये थोड़ी देर के लिए बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा के लिए एक बार बन गया हमेशा के लिए है, ठीक है ना। स्टेबल भी है और क्या है कि एक तरीके से यूजफुल भी है, ठीक है। सच लाइक ब्रोज जैसे ब्रोज है, ठीक है। ब्रांज ये अमलगम है, 22 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड, ये सभी मतलब एक तरीके से स्टेबल और यूजफुल, ठीक है ना, कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें जो दो प्रॉपर्टी हैं वो दो प्रॉपर्टी ये जो बीच वाली है, एक तो ये अनकोरोसिव होती है, ठीक है ना। आपका सबसे सटीक आंसर किन के ऊपर जाएगा? एक तो ये अनकोरोसिव होती है, दूसरा ये बॉइलिंग पॉइंट और मेडलिंग पॉइंट ज़्यादा रखते हैं, ठीक है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, ये अब अपन अगला पॉइंट बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 3 1 2 क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है? इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, एक्वारेजिया को रॉयल वाटर, ठीक है ना। ये एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया दो ऐसे कंसंट्रेटेड एसिड हैं जिनका मिक्सर है ये, एक तो HCl, ठीक है ना, और एक HNO3, ठीक है ना। ऐसे दोनों वैसे पावरफुल एसिड है, ठीक है ना, और दोनों पावरफुल एसिड्स का एक मिक्सर फॉर्म बनाया गया। इस मिक्सर फॉर्म को कहते हैं अपन एक्वारेजिया। इस एसिड की, ये जो मिक्स एसिड बना है, इस एसिड की इतनी क्या है कि मतलब पावर होती है इसके अंदर कि ये एक तरीके से जो अपनी जो कॉस्टली जो क्या है कि मेटल्स होती है, अगर उनको क्या है कि इनके अंदर थोड़ी देर के लिए भी डाल दिया जाए तो एक तरीके से उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। इसको जनरली वैसे पहले के जो ज़माने में, पुराने ज़माने में एक तरीके से जो ये क्या है कि ऑर्नामेंट्स होते थे, इनको साफ करने के लिए इनके लिए यूज किया जाता था। बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि मतलब लुटेरे के तौर पे भी इसको यूज करते थे। गाँव में क्या है कि व्यक्तियों को ठगने का काम भी इससे किया जाता था, ठीक है ना। इसको बनाया कैसे जाता है? इसमें HCl और HNO3 दोनों मिलाए जाते हैं और दोनों का जो रेशो है ना, ये 1:3 होता है, यानी कि 1:3 ये रेशो होता है। इस रेशो में दोनों को कंसंट्रेट फॉर्म में, कंसंट्रेट का मतलब एक तरीके से प्योर फॉर्म में, दोनों को प्योर ही रखेंगे, ठीक है ना। कोई डायल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर नहीं मिलाएंगे, ठीक है ना, दोनों ही रहेंगे ओनली, ठीक है ना। इनको क्या है कि मतलब एक 1:3 फॉर्म में अपन क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जो मिक्स एसिड बनेगा उसको क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। जिसमें क्या है कि मतलब हाई कोरोसिव नेचर होता है इसका, जो क्या है कि मतलब अपनी जो कॉस्टली जो मेटल्स होती है उनको सभी को डिस्ट्रॉयड करने की इसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। ये तो एक्वारेजिया हुआ। हाँ, अब एक क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज एसिडिक बेसिस एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के
ऑक्साइड है, मेटल्स के 3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक तो एसिडिक, एक बेसिस, ठीक है ना, और एक होता है एम्पोट्रिक। ऑक्साइड, ठीक है ना। मेटल के मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। अब एसिडिक मेटल ऑक्साइड कौन होंगे? जो बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। मतलब बेस के साथ में जो एसिड, जो क्या है कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, उनको क्या कहेंगे अपन? एसिडिक कहेंगे, ठीक है ना। एसिडिक मतलब दोज मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद ओनली एसिड, ठीक है ना, मतलब ओनली एसिड, ओनली एसिड। एसिड का मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब एसिडिक ऑक्साइड के ऊपर, मेटल ऑक्साइड के ऊपर नहीं जाना आपको। एसिड का मतलब यहाँ पर HCl, HNO3, ठीक है ना, H2SO4, इनके साथ में रिएक्ट करें, ऐसी मेटल ऑक्साइड को अपन क्या कहेंगे? ठीक है ना, ऐसी मेटल ऑक्साइड को अपन क्या कहेंगे? बेसिस मेटल ऑक्साइड कहेंगे। सॉरी, इसको ऐसी मेटल ऑक्साइड जो क्या है कि एसिड के साथ में रिएक्ट करती है, ठीक है ना, उनको अपन क्या करते हैं? बेसिस मेटल ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। और जो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक किनको कहेंगे? जो क्या है कि बेस जो होते हैं उनके साथ में क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। मतलब मेटल ऑक्साइड 3 प्रकार के, एसिडिक, बेसिक, बेसिस और एम्पोट्रिक, ठीक है। एम्पोट्रिक की बाद में करेंगे, पहले एसिडिक और बेसिस देख ली। एसिडिक मेटल ऑक्साइड वे होते हैं जो क्या है कि मतलब इनके साथ में बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, ओनली इनके साथ में बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं? एसिडिक मेटल ऑक्साइड कहते हैं। बेसिस मेटल ऑक्साइड उनको कहेंगे जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, उनको अपन बेसिस मेटल ऑक्साइड कहते हैं। एम्पोट्रिक की बात करते हैं तो एम्पोट्रिक जो है ये दोनों ही प्रकार का बिहेव रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप एसिड को डाल देंगे मेटल ऑक्साइड के साथ में तब भी रिएक्शन करेगा, और अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में आपने बेस को डाल दिया तब भी उसके साथ में भी रिएक्शन कर रहा है। तो यानी कि दोनों के साथ में रिएक्शन करता है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को अपन क्या करते हैं? एम्पोट्रिक मेटल ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी धातु ऑक्साइड, ठीक है ना। तो जो दोनों ही मेटल और इसके साथ में एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करते हैं, उनको एम्पोट्रिक मेटल ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एम्पोट्रिक जो मेटल ऑक्साइड हैं वो होते हैं ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इधर से बोरोन ऑक्साइड, ठीक। ये 2 एग्जाम्पल आप इसके ध्यान रखेंगे। और इधर से क्या है कि जो एसिडिक हैं, एसिडिक वाले, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और एक ये क्या है कि सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक के लिए आप क्या याद रखेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है ना। ये 2 एग्जाम्पल इसके लिए याद रखेंगे। और जो बेसिस हैं, बेसिस के लिए आप एक तो आयरन ऑक्साइड, ये इसके लिए एसिडिक के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। इधर से जो बेसिस हैं उनके लिए FeO आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। इधर से क्या है कि जो एम्पोट्रिक हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इधर से बोरोन ऑक्साइड, ठीक है। ये है, तो ध्यान रखिएगा इनको। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक मेटल ऑक्साइड मतलब कि जो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। बेसिस मेटल ऑक्साइड मतलब कि जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं ओनली, और एम्पोट्रिक जो दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप आपको मैंने बता दी इसके। थैंक यू। ये आपका कहें कि थर्ड जो चैप्टर है ये बिल्कुल क्लियर हो गया, खत्म। ओके।